तो कहानी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। हरिहर काका देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। तो भाई जो हैं उसके तीनों हरिहर काका के वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे हरिहर काका से। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या फिर रो के लिखो। तो वो धमकी देने लगे कि तुम कैसे नहीं लिखोगे अपनी ज़मीन हमारे नाम, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा ही। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई, मतलब मारपीट शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। तो हरिहर काका भाग जाना चाहते थे, परंतु वो बहुत मजबूती से हरिहर काका को पकड़ के रखे थे। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे। तो जब आप मना करते हो किसी काम को करने से तो वो प्रहार यानी कि उनको चोट यानी कि उनको मारने पीटने लगे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, तो अकेले हरिहर काका जो हैं वो कई लोगों के साथ लड़ नहीं पा रहे थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो अब अपनी रक्षा करने के लिए वो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब भाइयों को चेत आया कि मुँह तो उन्होंने पहले ही बंद कर देना चाहिए था, उन्होंने मुँह नहीं बंद किया था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुँह में कपड़ा ठूंस दिया। तो जैसे ही वो चिल्लाने लगे तो उनके मुंह में तत्क्षण यानी उसी समय उसको लेटा कर पटक दिया और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों का क्या मतलब। तो अब हरिहर काका के परिवार का ये निजी मामला था, तो किसी और को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। तो आवाज़ गांव में और भी लोगों को सुनाई देने लगी थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। तो सभी लोग जानते थे कि इसके घर में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो जब आवाज़ सुनी तो सभी लोग उस बरामदे में आने लगे कि आखिर बात क्या है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आई, हरिहर काका के साथ क्या हो रहा है। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई। तो तुरंत जो ठाकुरबाड़ी के पक्षधर थे, जो उनके कुछ चमचे थे, उन्होंने दौड़ कर ये बात महंत जी तक बता दी। वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार के रिश्ते नाते के जो लोग हैं, गांव के लोगों को समझा देते हैं कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। तो वहाँ के जितने भी परिवार वाले जो लोग थे वो गांव वाले को समझाने लगे कि अपने घर की पर्सनल मैटर है, आप लोगों को इससे क्या मतलब है, आप लोग इससे दूर रहिए, आप अपना काम कीजिए, हमारे घर में आपको इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। तो महंत जी ने क्या किया, वही काम किया जो उनके भाइयों ने किया, लेकिन वो तो थोड़ा रुक कर किए, विलम्ब किया, लेकिन महंत जी ने तुरंत पुलिस की जीप ली, पुलिस को लिया और उनके घर आ पहुँचे। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल ख़त्म हो गया, अब ये पर्सनल मैटर नहीं रहा। घर तलाशी शुरू हुई, फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, और फिर हरिहर काका की हालत तो उससे भी अधिक बदतर हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ मतलब उन्हें बांध कर रखा गया था, यहाँ पे तो हरिहर काका को मारा और पीटा गया था। जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था, ठाकुरबाड़ी में भी उनकी हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। वहाँ के भी साधु संत कुछ उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया है। अब उन्होंने पुलिस को बताया कि तीनों भाई ने मिलकर उन्हें पकड़कर मारा, पीटा और जबरन उनके अनेक कागज़ों पर अंगूठे के निशान ले लिए कि उन्हें खूब मारा है और पीटा भी है। उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, तो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस वहाँ नहीं आती तो वो उन्हें जान से मार दिए होते। किसे? हरिहर काका को। बेचारे हरिहर काका किसी तरह से अपनी जान वहाँ से बचाएं और पुलिस को सारी सच्चाई उन्होंने बताई। हरिहर काका के पीठ, माथे और पाँव पर कई जगह जख्म के निशान भी उभर आए थे। तो जब हम मारते हैं किसी को ना, तो चोट लगने से वो स्थान फूल जाता है, नीला पड़ जाता है, खून बहने लगता है, तो ऐसे निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, तो कहीं वो डर भी गए थे। ये सब हादसा जो उनके साथ हुआ, काँप भी रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश भी हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया।
भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही चंपत हो गए। जैसे ही पुलिस आई, भाई और जो भतीजे थे वो वहाँ से भाग गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। तो बाकी लोग जितने थे पुलिस के आने की वजह से कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले, इस कारण सब भाग गए थे वहाँ से। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना थी। तो अभी तक आपने देखा हरिहर काका के साथ जो घटनाएं घटी उसमें यह अंतिम घटना थी कि उनके भाइयों ने भी उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने वाले हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास भी किए गए हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए महंत ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए और कुछ उनके भाइयों ने भी उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई जो है पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। दोनों को एक ही बात की चिंता थी कि या तो भाई जो है वो सोच रहे थे कि या तो हरिहर अकेला रहेगा या तो महंत उसे मार देगा, और महंत सोच रहे थे कि भाई उसे मार देंगे। और जैसे ही हरिहर काका मरेंगे, भाई मारेंगे तो ज़मीन भाइयों की हो जाएगी, अगर महंत मारेंगे तो ज़मीन महंत की हो जाएगी। तो दोनों ही मजबूर थे, दोनों ही हरिहर काका के सिक्योरिटी का, सुरक्षा का ख्याल रखने लगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। तो ज़मीन तो उनकी चाहिए, हरिहर काका चाहे साथ रहे या ना रहे, तो भाइयों को भी ज़मीन चाहिए और महंत को भी ज़मीन चाहिए। तो इसीलिए वो छिपकर ही सही पुलिस के आगे पैरवी लगाकर पैसे वैसे देकर हरिहर काका के मतलब सुरक्षा के लिए उनके आगे पीछे कुछ सुरक्षाकर्मी लगा दिए। या उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं उनके ही कारण हुआ संभव, क्योंकि दोनों को ही पैसे का लालच था, तो दोनों ने ही मिलकर उनके लिए 4 जवान खड़ा कर दिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, फ़िलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में ज़रूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। वो रहते तो पुलिस की सुरक्षा में, मगर इसके पीछे ठाकुरबाड़ी के महंत का और उनके भाइयों का ही हाथ है। ठाकुरबाड़ी की साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव या कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। तो अब मीठा मीठा बोलकर किसी तरह से हरिहर काका से रिश्ता बनाने का प्रयास महंत भी कर रहा है और उनके भाई भी कर रहे हैं। गांव में एक नेताजी है, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती और गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से कोई एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। तो गांव के एक नेताजी थे, उन्होंने भी लालच दिया हरिहर काका को। जैसे उनको पता चला कि हरिहर के साथ इस तरह की घटना घटी है, तो उन्होंने कहा कि अपनी ज़मीन दे दो और अपने नाम से एक स्कूल खुलवा लो, बच्चे पढ़ भी जाएंगे और स्कूल के नाम गांव के नाम एक स्कूल हो जाएगा। पर हरिहर काका ने साफ मना कर दिया कि जीते जी वो अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं देंगे। इन दिनों गाँव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा होती है। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चीय कोई दूसरी घटना नहीं है। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, फिर उसका कोई अंत नहीं होता। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी ज़मीन का
उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? तो अब बात उठती है कि उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा उनके मरने के बाद। तो उन्होंने साफ दर्ज करवा दिया है पुलिस थाने में कि अंगूठे के निशान तो दोनों ने ज़बरदस्ती लिए हैं, महंत ने और उनके भाइयों ने, इसलिए ज़मीन उनको नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं मरने के बाद उनकी ज़मीन किसको दी जाती है अगले वीडियो में।